नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सभी दोस्तों। सर, आपसे पीछे भी बात हुई थी तो काफी यूजफुल चीजें आपने लोगों को बताई, लोगों को काफी फायदा हुआ, काफी कमेंट्स आए लोगों के कि आपसे फिर हम एक बार जुड़े और आज होने वाली इन बीमारियों पे चर्चा करें। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाह रहा जी। हूँ कि इस समय जो चल रहा है ये, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब लोगों को आ रही है। एक तो सांस की दिक्कत है, दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है निमोनिया की, कि उन्हें उनके लंग्स में पानी भर रहा है और उन्हें निमोनिया हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो आप थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाइए कि ये निमोनिया है क्या। मनीष जी, ये जो होती है ना, निमोनिया का जो इश्यू है, ये निमोनिया मतलब रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होती हैं, जो श्वास प्रणाली की वायरसेस हैं। जैसे वो जुकाम करती हैं, हम्म। नाक में हमारे हमारे पानी बहता है, नाक में सूजन हो जाती है, नाक में थोड़ा सा बंद हो जाता है नाक, छींकें बीके आती हैं, और गले में घिचकिच होती है, दर्द होती है, गले में भारीपन है, खांसी आती है। ये ऊपरी श्वास प्रणाली का जो, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, जो नाक से शुरू हो जाता है, यहाँ के मुंह से, तो वो नीचे लंग्स तक जाता है। ओके। लंग्स ऐसे होते हैं जैसे इन्वर्टेड ट्री हो, कि किसी बड़े सारे दरख्त को उल्टा लटका दिया गया हो, तो वैसे लंग्स होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होगा तना, जिससे जिसका उसका स्टेम है, तो एक मेन यहाँ पे वो होती है विंड पाइप, जिसके जरिए वो हवा जाती है। सिंगल होती है, बाद में दो में डिवाइड हो जाती है, फिर आगे डिवाइड होती 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 बार 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 बार, जैसे जैसे बड़ी टहनियों से छोटी टहनियां, छोटी से और हम्म। छोटी और छोटी और छोटी, अल्टीमेटली पत्ते पे आ जाती है। तो वैसे लंग्स में ये जो मेन एयर पाइप होती है, हवा की वेट पाइप होती है, वो आगे फिर दो में डिवाइड होती है पहले, फिर दो में, दो से आगे फर्दर डिवाइड होनी शुरू होती है, और डिवाइड होती चली जाती है, जब तक वो लास्ट में एक छोटा से बैलून टाइप ऑफ ए, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक बैलून होता है, जिसमें जाके फिर हवा का एक्सचेंज होता है। जो हवा 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 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हवा में ऑक्सीजन गई है, वो ब्लड में चली जाती है अंदर हमारे, वो हमें चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोड्यूस की है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, फिजियोलॉजी में, वो वापस हवा में आ जाती है। तो ये दो गैसेस, इसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। हवा से ऑक्सीजन हमारी बॉडी ले लेती है ब्लड में, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हवा को दे देती है, ताकि वो बाहर निकल जाए। तो इसको हम बोलते हैं गैस एक्सचेंज। तो ओके। ये पूरे का पूरा जो जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस होते हैं, ये बहुत डेलिकेट से होते हैं, बहुत सूक्ष्म से। आप सोच ही सकते हो कि जिसमें से गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है, आप सोच सकते हो कितने सूक्ष्म होंगे वो। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है गैस। और उसका भी ब्लड से एक तरफ ब्लड होता है, एक तरफ हवा होती है, तो दोनों में वो लेन देन हो जाता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको कोई भी अगर इंजरी हो, कोई पोल्यूटेंट हो, कोई जहरीला चीज हो, कोई इरिटेट करने वाली, जैसे कोई टॉक्सिक गैस, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड अपने आपकी हवा में आ गई, या कोई और गैस आ गई, तो वो इरिटेशन से भी उसके इंजरी हो जाती है, टॉक्सिन से, जहर से भी इंजरी हो जाती है। और जो वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं, वो भी उनको सूजन कर सकते हैं, उसमें सूजन कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट एंड पार्सल है, तो वो उन, हमारी जो बॉडी होती है उससे लगातार अडेप्ट करती रहती है, कंटिन्यूसली अडेप्टेशन होती रहती है। वो अडेप्टेशन जरूरी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ह्यूमिडिटी बदल रही है, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी तेज हवा में, कभी कम हवा में है, कभी हम स्कूटर पे जा रहे हैं तो बहुत ही तेज हवा लग रही है, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी को लगातार अडेप्ट करना पड़ता है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया वायरसेस एनवायरमेंट में है, उनको भी बॉडी एडजस्ट करती है, उनके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेती है, फिर वो वायरसेस बैक्टीरिया घूमते फिरते रहते हैं, हमको हार्म नहीं करते। लेकिन कई बार वो जो इम्यूनिटी होती है, वो कांस्टेंट प्रोसेस है। वो चौबीसों घंटे, हर मिनट हर सेकंड वो इम्यूनिटी बनती रहती है। और जब कोई, वो जो जो कोई वो बहुत देर से कोई बैक्टीरिया वायरस ना आया हो, तो फिर वो इम्यूनिटी वीक भी हो जाती है धीरे धीरे, ओके। कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो फिर ओके। से वो बननी होती है। तो वायरसेस बैक्टीरिया को, तो इनका नंबर इतना ज्यादा है, और पूरी पूरी ग्लोब का जो वायरसेस बैक्टीरिया शेयर होते रहते हैं। ये मानस ये हमको समझना है
ये जो जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया है, माइक्रोबियल लाइफ है, ये पूरे ग्लोब की एक ही होती है, ओके जिसकी शेयरिंग होती रहती है। ओके शेयरिंग कैसे होती है? वाया एयर होती है, वाया पानी पानी होती है, और फिर वाया जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, लाइफ है, उससे होती है। मान लीजिए समंदर है, तो समंदर तो आगे के आगे कनेक्टेड है, समुद्र में तो जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जैसे, तो माइग्रेटरी बर्ड्स तो कहाँ से चलते हैं कहाँ जाते हैं। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स है, उनको बॉर्डर में वीजा तो लेना नहीं पड़ता, ना पासपोर्ट बनाना पड़ता है, उनके लिए तो सब फ्री है। वो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, समुद्र में मछलियां और जीव जंतु है। और आजकल तो मनुष्य भी इतना कितना ट्रैवल करते हैं, इतनी इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग है दुनिया में कि वो भी लगातार बदलता रहता है। और आज के युग में पर्टिकुलरली कोई भी वायरस और बैक्टीरिया लोकलाइज नहीं होती, हो ही नहीं सकती। पर्टिकुलरली वायरसेस क्योंकि वायरसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है बड़ा फास्ट होता है, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी वायरसेस का। तो वो फास्ट होने की वजह से वो एकदम से, मान लीजिए इंडिया में कोई वायरस ऐसी है जो जो यूएसए में नहीं है, तो कुछ ही दिनों में वो यूएसए में भी घूम जाएगी, यूएसए में भी फैल जाएगी। तो इसलिए ये जो वायरसेस हैं ये बहुत जल्दी पूरे ग्लोबल हो जाते हैं। तो जब कोई वायरस मान लीजिए नई आ गई, जो पहले बॉडी उसको एक्सपोज नहीं थी, तो फिर बॉडी उसको एडजस्ट करती है। जो एडजस्ट करने की प्रक्रिया को हम बीमारी बोलते हैं। एक्चुअली में बीमारी बोलना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो इसलिए हम बीमारी बोलते हैं कि उसमें जो कुछ वीक लोग होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो उसकी मार में आ जाते हैं और सीरियसली बीमार होते हैं, या उनकी डेथ भी हो जाती है। ज्यादातर लोग उनको साइलेंटली एडजस्ट कर लेते हैं। तो मानस ये आपको समझना है कि फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिजियोलॉजी में हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग, और पैथोलॉजी में डिजीजेस की साइंस। जैसे हमारी बॉडी काम कर रही है, बॉडी का काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो जब अडेप्ट करती है, उसमें जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसको हम डिजीज बोल देते हैं। एक्चुअली में हमको, और डिजीज को हम एक्सटर्नल बोल देते हैं, आमतौर पर ऐसे बोलते हैं कि डिजीज ऐसी कोई स्ट्रेंज चीज आ गई। ऐसा डिजीज को स्ट्रेंज मानना जो है वही साइंस नहीं है, वहीं पे साइंस गलती कर जाती है। वो डिजीज कोई खास साइंस खास नहीं है, वो अडेप्टेशन है। हमारी बॉडी नए माइक्रोब्स को, जो पहले हमारी बॉडी में नहीं था, तो वो नहीं था तो इम्यूनिटी नहीं थी। जो हमारी बॉडी में माइक्रोब होता है, बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेती है, फिर वो घूमता रहे बॉडी में, वो कुछ नहीं कहता हमको। वो उसके लिए वो घर है, वो आता जाता रहता है अंदर बाहर, वो हमको हार्म करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको हार्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो उसको घर बनाने में दिलचस्पी है, उसको अपनी मल्टीप्लिकेशन में दिलचस्पी है, उसको बीमार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये हमको समझना है सबसे पहले कि डिजीज को ऐसे बाहरी समझना या डिजीज को समझना कि बहुत कोई अजीब कुछ हो गया, यही पहले यही पे गलती होती है। तो ये एक एडेप्टेशन प्रोसेस है। जैसे जुकाम है, अब जुकाम को हम जैसे इसको अब नॉर्मल मानेंगे, तो वहीं पे हमने गलती कर दी। जुकाम इतना ब्यूटीफुल चीज है कि जुकाम लगा के नेचर हमको अडेप्ट कर रही है इस ढंग से, ताकि हमारे फेफड़े जो है वो सीरियसली डैमेज ना हो। जुकाम में से जैसे पानी बाहर निकाल रही है, बिच हो रही है, तो उसका मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ रही है, वहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसमें सूजन हो रही है। तो उसमें से साथ में जो नहीं दिख रहा वो क्या हो रहा है, उसमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है। इम्यूनिटी दो तरह की फिर होती है, लोकलाइज्ड इम्यूनिटी, हमारे यहाँ से नाक से इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी, लोकलाइज्ड इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी होती है। फिर आगे हमारे ब्लड में इम्यूनिटी होती है सिस्टमेटिक, जो पूरी बॉडी को करती है। और हमारी बॉडी में हर जगह पे हर उस जगह पे पर्टिकुलरली जहाँ पे हम कनेक्टेड है बाहर से, वहां पे हमारे जासूस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल बोलते हैं उसको। हमारे जासूस होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस सीआईडी होती है वहाँ। वो सीआईडी बॉडी को मैसेज देती रहती है कि ये जो नया जीव आया है ये कितना खतरनाक है। उसको पूरी सेंस है, वो उसको नेचर ने इतनी बढ़िया सेंस दी है, इतनी एक्यूट सेंस दी है। जैसे आपने पाया होगा कि बहुत बार कुत्ते को चीज पता चल जाती है स्मेल करके या करके, हमको नहीं पता चलती। जो डॉग होता है बहुत दूर से ही जो सुन लेता है, हम नहीं सुन सकते। इसी तरह हमारे डेंड्रिटिक सेल वो चीज भी फील कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में कभी नहीं आती। तो हमारी जो नेचर के अंदर हमारा सिस्टम है वो हमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमसे मतलब हमारे जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस है उससे, जिसको हम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, उससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके अंदर वो सिस्टम बना हुआ है
तो वो जो डेंड्रिटिक सेल हैं वो हमारे जासूस हैं। वो जासूस एकदम से मैसेज देते हैं बॉडी को कि ये वाला जो जीव आया ये आपको सर्वाइवल, नेचर के सेंटर में क्या होता है, सर्वाइवल, कि आपकी सर्वाइवल को थ्रेट बन सकता है, इस जीव की सर्वाइवल को थ्रेट बन सकता है। तो वो थ्रेट अगर बन सकता है तो फिर वो पूरी भगदड़ मचा देगा इम्यूनिटी सिस्टम। वो आपको फीवर करेगा, बॉडी एक्स करेगा, आपको कंपेल करेगा कि आप खाना पीना छोड़ो, आपकी भूख भूख मार देगा, आपको बेड पे लेटने के लिए मजबूर करेगा। वो सारा सिस्टम क्या है, वो सिस्टम ये है कि बाकी काम छोड़ो, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सर्वाइवल खतरे में, बॉडी को एडजस्ट करना है। हाँ, तो बॉडी इन मेनी वेज, सैकड़ों तरीकों से बॉडी, कुछ तरीके तो हमें दिखते हैं बाहर, वो तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सैकड़ों नहीं हजारों होंगी। तो पूरी प्रक्रिया को हम ब्रॉडली बोले तो अडेप्टेशन बोलेंगे। तो आवर बॉडी इज ट्राइंग टू अडेप्ट टू ए न्यू माइक्रोब जो पहले हमारी बॉडी में ज्यादा कभी नहीं गया, नहीं या गया होगा तो वो पहले बहुत साल पहले गया होगा, तो उसकी जो इम्यूनिटी अभी वीक हो चुकी है, अब फिर से उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो वो है प्रोसेस। इसमें भी आप पाओगे कि इस वायरस में भी हमने जैसे देखा कि 80% लोग जो है वो सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक रहते हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी है, लेकिन वो उसको इतनी इम्यूनिटी है कि वो सिम्टम करने की जरूरत नहीं, उसमें वो एसिम्टोमेटिक रह के ही उसमें वो इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। बाकी जो आएंगे तो सर ये जो वायरस है, इस वायरस से कितने % लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो? ये वाला जो आउटगोइंग दो वायरस है, एक तो इनकमिंग, सर्दी इनकमिंग थी तब जब वो आया था, अब सर्दी आउटगोइंग है। ओके, ये दो सीजन होते हैं जब ये वायरसेस ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। उनका जो इनको जो, क्योंकि हर माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंट चाहिए, नॉर्म चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वो चाहिए। तो वो इन जब सर्दी आ रही है, जब सर्दी जा रही है तो बड़ी उसका लिए बढ़िया होता है। तब ये आउटगोइंग जो वायरस फैली है, जो डिफरेंट है, जिसको ये अपने अपने नाम दे रहे हैं, उसके नाम की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सदियों से होता है, इस बार भी हो रहा है, कोई खास बात नहीं है, ये पहले भी होता है, पहले भी स्ट्रॉन्ग वायरसेस आते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इस वायरस के थोड़े से पॉपुलर फीचर्स हैं कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे मतलब मान लीजिए घर में एक लोग ले तो सारे के सारे थोड़ा बहुत बीमार हो रहे हैं। जहां भी कोई एक व्यक्ति होगा तो वहां पे बहुत सारे लोग बीमार, लेकिन वो बीमार हल्के फुल्के हो रहे हैं ज्यादा। वो परसेंटेज लगभग मुझे वही लग रही है कि वो 80% एसिम्प्टोमेटिक है और बाकी जो सिम्प्टोमेटिक हैं थोड़े से हो सकता है 80 ना हो, 70 हो, लेकिन वो मोटा मोटा ये है कि सिम्प्टोमेटिक है, फिर माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स है, फिर सीवियर सिम्टम्स है। और सीवियर सिम्टम में सिवियरिटी जो जिस किस्म की सिवियरिटी दिख रही है उसमें फीवर लंबा है, थोड़ा सा बॉडी एक्स ज्यादा है, भूख वूख खत्म हो जाती है। और जैसे हम जो आने वाली सर्दी में वायरस थी वो 3 दिन में हम जो डाइट दे रहे थे या जो मैनेज कर रहे थे वो 3-4 दिन में गायब हो रही थी सिम्टम। इसमें 3-4 दिन में गायब नहीं हो रहे ज्यादातर लोग, कुछ लोग हो भी रहे हैं, ये नहीं कि सबके, लेकिन कुछ परसेंटेज में वो लंबे हो जा रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी चल रहे हैं। 3 हफ्ते तक भी चल रहा है। हाँ, तो ये टोटल एक्सचेंज है, लेकिन उसमें फॉर्चुनेटली जो मरने वालों की संख्या है वो ज्यादा नहीं है, मर नहीं रहे लोग। तो वो जो जब बात कर रहे थे कि नेचुरल डिजीज है, जो उसमें जो हम बात कर रहे थे कि जो परसेंटेज सीरियस हो रही है, जिसको निमोनिया हो रहा है या पानी भर रहा है जिसको बोल रहे हैं आप, वो परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, वो वही ज्यादा से ज्यादा 1% होगी, 2% होगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन सर मैं देखने को ये आ रहा है कि जो मैं हॉस्पिटल विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो अक्सर लोग HRCT टेस्ट कराने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। 4,500 का टेस्ट हो रहा है और काफी लोग उसको लाइन में लगे पड़े हैं HRCT टेस्ट कराने को। महाराज ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जोर जबरदस्ती और जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। देखिए, जो CT स्कैन है, ये जो CT स्कैन करा रहे हैं, HRCT स्कैन करा रहे हैं, ये होती है बहुत फाइन चीजों को ढूंढने के लिए। मान लीजिए अपने कैंसर का लिए ढूंढना है, कोई और चीज ढूंढनी है जिसको जो एक्सरे में नहीं आ रही, उसको ढूंढो आप निमोनिया को क्यों ढूंढ रहे हो? निमोनिया तो एक्सरे से भी आ जाएगा। हाँ, नहीं, एक्सरे में जो निमोनिया आएगा वही सिग्निफिकेंट है। जो एक्सरे में नहीं आ रहा है वो निमोनिया सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो उसने तो ऑटोमेटिकली हील हो जाना है। जैसे जुकाम ठीक होगा वैसे वो निमोनिया ठीक हो जाएगा। तो जो
जो ये सीटी स्कैन है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये माइनर से माइनर निमोनिया को भी ढूंढ लेगी। लेकिन इसका कितना बड़ा क्राइम हो रहा है कि इसकी जो एक्सपोजर है इतनी ज्यादा है बॉडी को कि उसके जो 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 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हो गए, कितने लोगों को कैंसर प्रोन हो जाएंगे, कितने लोगों को और डैमेजेस होंगे। एक्सरे बेस्ड है ये, और एक्सरे बेस्ड है, मान लीजिए 35, 40, 100 एक्सरे के बराबर भी अलग अलग मशीनों के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपोजर है एक्सरे को। एक्सरे को एक्सपोजर हम तो एक एक्सरे से भी डरते हैं। हम प्रेग्नेंट वुमेन को एक एक्सरे जब करते हैं तो उसका पेट को ढकते हैं लड़ से, तो करते हैं, और हम एडवाइस करते हैं कि कोशिश करो कि प्रेगनेंसी में टेस्ट ना एक्सरे ना हो। तो इसमें तो 35-40 से लेके 100 तक की एक्सरे की एक्सपोजर है। तो इतना बड़ा फालतू का बहुत बड़ा गेम है। एक तो लूट हो रही है, फाइनेंशियल लूट हो रही है, और एक लोगों को अननेसेसरी एक्सपोज किया जा रहा है, और एक लोगों को अननेसेसरी डराया जा रहा है। अब उसमें सीटी स्कैन में आएगा ही आएगा, अगर वायरल है तो आएगा, कोई भी वायरल होगी, ये पर्टिकुलर वायरस की बात नहीं है। कोई भी फ्लू वायरस होगी उसमें छोटे छोटे निमोनिया की पैचेस आएंगे ही आएंगे, न आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वही वायरस यहाँ पे सूजन कर रही है। आप कैसे सोच सकते हो वो नीचे जाकर सूजन नहीं कर रही होगी, लेकिन नीचे नेचर ने इतना रिजर्व दिया हुआ है कि वो सूजन अपना हमारे एक फेफड़े पूरे में भी हो जाए तो भी हमको कोई खतरा नहीं। ओके, ये तो ढूंढ रहे हैं, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रहे हैं उसको निमोनिया। सर एक्चुअली होता ये कि दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक। सर होता ये कि एक आम इंसान को पता नहीं होता कि उसे किस तरह से रिपोर्ट देखनी है, क्या देख रहा है, और उसका फायदा ही ये हॉस्पिटल और डॉक्टर शायद इस समय भरपूर उठा रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल लूट मचा रखी है, जैसे एक्सरे हो गया या जो रेमडेसिविर वायरल होगी उसकी भी पूरी लूट मची हुई है। तो ये पूरे का पूरे, जिस बात की जरूरत नहीं है आप एक्सरे कीजिए, अगर सिग्निफिकेंट निमोनिया है तो आप तो भी पहले देखिए कि पेशेंट को सांस कितना चढ़ रहा है, क्योंकि नेचर में बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। सांस चढ़ने का मतलब क्या होता है? जब आप लंबे लंबे सांस ले रहे हो, मुश्किल से सांस ले रहे हो, तो इसका मतलब है आप नेचर ने आपको रिजर्व दिया था कि आप आराम से सांस ले रहे हो, तो आपके ये वाले मसल्स मूव नहीं कर रहे, जो एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं हम, चेस्ट के और पेट के और गर्दन के। जब आप आपका सांस खराब आ रहा है तो इसका बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। बॉडी आपका सांस लंबा करके और तेज करके अपना कोटा पूरा कर रही है। वो आपको सिर्फ यही करना है कि वो बहुत लंबा ना चले, ताकि वो आपके मसल्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, एग्जॉस्टन के लेवल पे ना पहुंचे। तो हमको कोशिश करनी है कि हम पेशेंट को इस ढंग से डील करें कि वो बहुत लंबा ना हो, जो सांस चढ़ने वाली प्रक्रिया है। अदरवाइज सांस चढ़ना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं। सांस चढ़ने का मतलब है कि आपकी लंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, बॉडी को अपना कोटा ऑक्सीजन पूरा करने के लिए आपको लंबी सांस और गहरी सांस लेनी पड़ रही है, जब तेज सांस लेनी पड़ रही है, उसके लिए नेचर ने वो रिजर्व दिया है। एक्सेसरी मसल, उसको बोलते हैं एक्सेसरी मसल है, वो मसल्स जो इमरजेंसी के टाइम पे सांस प्रणाली यूज करती है। वो चेस्ट के मसल भी होते हैं, वो पेट के मसल भी होते हैं, और गर्दन के मसल भी होते हैं। आप देखा होगा कि गर्दन के मसल भी मूव करते हैं, आप सांस जोर से लेता आदमी तो गर्दन के मसल भी यूज करते हैं। वो पूरी की पूरी चेस्ट को फैलाना होता है तो गर्दन वाले मसल भी यूज। तो वो सांस फूलना अपने आप में कितना खतरे का घंटी नहीं है। वो खतरे की घंटी इतनी है कि अगर लंबा चलेगा, मान लीजिए 24 घंटे 48 घंटे चलेगा, तो थोड़ा सा एग्जॉस्शन फीलिंग होगी, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। हम पेशेंट को इस ढंग से नरिश कर सकते हैं तो मसल में एग्जॉस्शन ना हो। जरूरी नहीं कि उसे पेशेंट को हार्म हो जाएगा। हम आपको इतनी बढ़िया डाइट दे सकते हैं तो वो मसल एग्जॉस्ट ना करें, या फिर उसको ऑक्सीजन देके या वो प्रोन पोजीशन में डाल के या टीम देके, या बहुत सारी चीजें हैं जो चीज की बात करेंगे हम लोग, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसलिए डरने करने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि पैनिक फैला दिया गया है। इसलिए हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि उसको निमोनिया होगा, फिर उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भागो बस पहले तरफ भागता है। ये पहले ही सब मैनेज कर रहे हैं सारे। हाँ, ये मैनेजमेंट जो हो रही है जी। सर अब इस निमोनिया मैनेजमेंट की बात करते हैं, पूरी शुरू से लेकर और एंड तक आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक आदमी बीमार पड़ता है सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए ताकि उसको निमोनिया ना हो। जी निमोनिया, सिग्निफिकेंट निमोनिया ना हो, बड़ा निमोनिया ना हो। हाँ, बड़ा निमोनिया ना हो, छोटा मोटा निमोनिया हो गई होगा। हाँ। जो भूल जाते हैं निमोनिया, कोई निमोनिया का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लंग्स में जाके जो चीज नाक में हो रही थी वो लंग्स में भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। ठीक है। लेकिन लंग्स क्योंकि वाइटल ऑर्गन है,
नेचर ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, नेचर उसको ज्यादा डैमेज नहीं होने देती जब तक वो नेचर की कैपेसिटी से ऊपर नहीं चला जाता। सबसे सबसे ज्यादा जरूरी बात समझनी हमको आज ये है, जिसमें जाके मॉडर्न मेडिकल सिस्टम टोटली इग्नोर करता है इसको, वो है कि हमारे अंदर नेचर ने इतना वंडरफुल मैकेनिज्म दिया हुआ है अपने आप को डिफेंड करने का, कि वो जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हमें कोई थ्रेट होती है हमारी सर्वाइवल को, तो बॉडी उसमें मल्टीपल तरीके यूज करती है उसको बचाने के, जिसको कहते हैं पूरी अपनी टिल ला देती है कि ये मरने नहीं देना, इसको मरने नहीं देना जीव को, क्योंकि नेचर ने, हम नेचर के बच्चे हैं, नेचर के एक पार्ट है हम, वी आर जस्ट, जैसे नेचर टोटल है तो हम कण है, तो नेचर का पार्ट होते हैं, तो नेचर हमको हर हर ढंग से बचाती है। जैसे जैसे वो हमने पहले बात की थी, जुकाम से बाहर फेंकती है टॉक्सिन्स को, वो जो चल रहा है बॉडी का और बॉडी की इम्यूनिटी का और वायरस का जो आपस में चल रहा है इंटरेक्शन, उससे कुछ टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना, तो कैसे फेंकेगी बॉडी? जुकाम से फेंकेगी। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमको जुकाम को नहीं रोकना। हम क्या करते हैं, सेट्रेजिन, लिवोसेट्रेजिन, पता नहीं क्या क्या खा 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 के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ये अकल ही नहीं है कि जो नेचर कर रही है, ये दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। जो नाक का बहना नेचर की भाषा है हमको सेव करने की, ना कि हमको बीमार करने की। हमको बचाने के लिए नेचर हमारा नाक बहना कर रहा है। पानी तो बहुत ज्यादा जाता है, जितना ज्यादा, मैंने बहुत बार देखा है, जितना ज्यादा पानी जाएगा आपके, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। ओके, अगर आपको पानी को रोक दोगे तो वो लंबा हो जाएगा। सर तो ये तो बात, सिम्टम्स, तो सर ये बात इतने बड़े एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को नहीं पता क्या ये बात? नहीं है, हमको तो पढ़ाते हैं कि बस मारो। एलोपैथिक सिस्टम का जो 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 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है मारो, कीटाणुओं को मारो, एंटीबायोटिक्स। ये मारो वाले जो एलोपैथी का जो किसी जिसको बोलते हैं सुप्रीमेसी, एलोपैथी की सुप्रीमेसी बनाने वाले कौन थे? एंटीबायोटिक्स। एलोपैथी के पास क्या था? क्या एलोपैथी वाज सच ए प्रिमिटिव साइंस। जो इसे एंटीबायोटिक के आने से पहले एलोपैथी इतनी क्रूड और प्रिमिटिव साइंस थी कि आपको रोना आता है जब याद करते हो, जैसे ब्लड लेटिंग करते थे, ब्लड लेटिंग करते थे, या ऐसी वाहियात किस्म की चीजें थी, जबकि आयुर्वेद में तब भी नॉलेज था डिजीज को डील करने का। इन्होंने बॉदर नहीं किया। आयुर्वेद में बहुत पुराना नॉलेज पड़ा था कि डिजीज को कैसे डील करना है, और इतना वंडरफुल नॉलेज है आज भी उसका हमको सिर्फ 10-15% पता है, क्योंकि वो जो इतनी लंबी स्लेवरी की वजह से पहले मुगलों ने उसको नहीं फलने फूलने दिया, अंग्रेजों ने तो सिस्टमेटिकली उसको डैमेज किया, एलोपैथिक को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, सिस्टमेटिकली डैमेज किया उसको। तो अब भी हमको 10-15%, 20% पता है, वो भी यूज नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बायस है। जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा है, उसको बजटिंग और उसकी इम्पोर्टेंस और सारा उसका स्टेटस उसका इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि उसके पल्ले वल्ले है कुछ नहीं। मतलब उसके पल्ले 20% है तो उसको 100% बढ़ा दिया गया। अब आयुर्वेद के पास 80% है तो उसको 20% बढ़ा दिया गया। तो ये खारे का सारा जो हमारा सिस्टम है, आयुर्वेद का मतलब सिर्फ आयुर्वेद मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेद को दोस्तों को मैं थोड़ा सा अलर्ट कर दूं, आयुर्वेद डज नॉट मीन आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेद मीन्स एक पर्टिकुलर साइंस है वो, कि बॉडी को कैसे एक समझना है और कैसे डील करना है। उसमें नेचुरोपैथी भी आती है, योगा भी उसी का पार्ट है। बहुत सारी जो प्रक्रियाएं करते हैं हम लोग पंचकर्मा की, या ये सारी की सारी, और कहीं ना कहीं, और दूसरी बात जो समझ है, होम रेमेडी से लेके सारे का पूरा कैसे कैसे उसको अप्रोच कैसे करना है, डिजीज की समझ कैसे है, ये सारा आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक अप्रोच है, आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं, आयुर्वेदिक अप्रोच है। आयुर्वेदा से मेरा मतलब ये नहीं कि आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयां छोड़ के आयुर्वेदिक दवाइयां खानी शुरू कर दो, ये आयुर्वेदा नहीं है। वो जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक अप्रोच टू हेल्थ। तो ये जो बात कर रहे थे हम कि नाक बहता है, तो नाक बहना जो है वंडरफुल बॉडी का टूल है, वो टॉक्सिन बाहर निकालने का। जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं इससे हमारी बॉडी का जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारी इम्यूनिटी के साथ और उसका,
छींकें आती हैं, छींकें भी वही है कि छींक का क्या मतलब है कि कोई सिक्रीशन नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बॉडी उसको जोर से बाहर। हम्म, छींक का मतलब ये है हम्म, कि जो नॉर्मली वो नहीं बाहर का निकाल पा रहे हैं हम लोग। हम्म। और आप छींक का प्रक्रिया देखो, कितनी वंडरफुल प्रक्रिया है। हाँ, सही बात छींक का पर्टिकुलर स्टिमुलस जाता है, फिर वो है। हमारी बॉडी पूरा 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 का पूरा लंबा सांस हाँ, लेके जोर से हाँ, फेंकती है बाहर। हम्म, और हम आज हमने उनको उसको क्राइम बना दिया छींक को। क्राइम, सीखना भी आज क्राइम हो गया है। छींके हम्म, छींके आना हम्म, और नशा, आयुर्वेद में एक नस्वार लेना हम्म, बहुत बढ़िया रेमेडी थी। हम्म, और आज भी वो सुंड की नस्वार को हम रिकमेंड करते हैं। हम्म, जो जिंजर पाउडर बोल देते हैं, वैसे सुंड का पौधा अलग होता है वैसे, हम्म, तो जिंजर पाउडर भी बोल सकते हैं। हम्म, और सुंड की नशा लेनी, नस्वार लेनी हम्म, वायरल फीवर्स में वंडरफुल रेमेडी है। हम्म, उससे क्या होता है कि वो एक तो वो एंटीवायरल है सुंड, हम्म, और हम्म, दूसरा वो जो छींकें लगती हैं हम्म, उससे हम्म, वो जो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था वो बाहर आ जाए। ओके। मुझे हम्म, आज भी याद है मेरी दादी, हम्म, कनेर एक पौधा है, कनेर पता हम्म, नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको। हम्म, वो फूल होते हैं उसके वाइट और गुलाबी से, हम्म, लंबा सा पत्ता होता है, कनेर बोलते थे हमारे यहाँ। हम्म, उसकी नस्वार बना के रखा करती थी। अच्छा। नस्वार का मतलब उसको वो सुखा लेती थी, हम्म, और सुखा के उसको पीस के कपड़े से छान के वो बहुत बारीक सी पाउडर बना के रखती थी। हम्म, जब भी हम कहते थे दादी जुकाम हो रहा है, उसने हम्म, कहा ये नस्वार ले लेते। ओके। और जब नस्वार लेते थे हम 10-15 मिनट, इतनी ज्यादा छींकें आती थी। हम्म, 10-15 मिनट के बाद जब दादी के पास जाना तो दादी ने पूछा क्या क्या, क्या हो गया ठीक, हाँ हम्म, ठीक हो गया। अच्छा। तो ये एक वंडरफुल हमारे पास ऐसा खजाना पड़ा है हम्म, जिसको हम प्रिमिटिव मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये बकरी है। हम्म, जबकि जो इतनी ज्यादा हाईली टॉक्सिक ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे ये एंटीवायरल रेमडेसिविर यूज कर रहे हैं, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज कर रहे हैं, सच ए डर्टी ड्रग्स। हम्म, और आप ठीक है, आप साइलेंटली उसको किसी बहुत लाइफ सेविंग सिचुएशन में यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कि आपको जब लगता है कि पेशेंट तो गया, हम्म, तो आप उसको, लेकिन आपको उसको इतना पॉपुलर करना, उसके बारे में प्रचार करना, हम्म, और लोग उसको उसको हर हर पेज को लिखना लिखना शुरू कर देना हम्म, आउट ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, हम्म, तो ये कितना बड़ा क्राइम है। और हम्म, लोग ढूंढते फिर रहे हैं रेमडेसिविर, हम्म, जरूरत नहीं है उसकी। हम्म, ज्यादातर मरीजों को जरूरत नहीं है लाइफ सेविंग सिचुएशन में, मुझे कोई इतराज नहीं है अगर लाइफ सेविंग आईसीयू में आप यूज करते हो, हम्म, जहाँ पे आपको लगता है कि पेशेंट कैन डाई, हम्म, तो ठीक है। अब जो वो टॉक्सिसिटी से मरेगा, उससे भी मरेगा, दोनों में आपको चूज करना है। हम्म, यू आर चूजिंग कि हम किस तरफ रिस्क लेना है हमको, तो वो उससे ऐसी सिचुएशन में चलिए। हम्म, आपकी साइंस अगर को कह रही है तो, लेकिन उसको इतना पॉपुलर करना कि आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गिनती में उसको यूज कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। हम्म, उसमें और माइल्डर फॉर्म्स हैं हमारे पास, हम्म, माइल्डर एंटीबायोटिक्स भी हैं, एंटीवायरल्स भी हैं, हम्म, जितने बढ़िया। अब उसके बारे में स्टडीज भी हो चुकी हैं। हम्म, ये नहीं कि उसके बारे में सिर्फ हमारा आयुर्वेदिक, हम्म, लार्ज नंबर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी स्टडी हुई है। हल्दी की स्टडी बहुत हो चुकी है, गिलोय की स्टडी बहुत हो चुकी है, हम्म, कि ये लहसुन की स्टडी बहुत हो चुकी है। हम्म, वंडरफुल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। हम्म, और इसको खाने के बहुत सिंपल से तरीके हैं यूज हम्म, करने के, वो कर सकते हैं हम लोग। हम्म, तो ये जो हो गया, पहले तो हो गया जुकाम, नाक बहना, छींके आनी, फिर हम्म, खांसी भी वही प्रक्रिया है। हम्म, खांसी से भी बॉडी क्या कर रही है, हम्म, बॉडी इज ट्राइंग टू डिफेंड योर लंग्स। हम्म, आपके फेफड़ों को बचाने की कोशिश कर रही है, वो जो वो चीज अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो आप वो बाहर निकाल रहे हो। कहने का मतलब जब आज की डेट में जो ये वायरल फीवर हो रहा है, वायरल फीवर में अगर किसी को खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, तो ये अच्छा साइन है। वेलकम है, शुड बी वेलकम। ओके। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। जो जो आपका सेट ऑफ सिम्टम्स है, इतना वंडरफुल है कि आप सोचो, समझ लो कि मुझे अगर जुकाम हो गया तो मेरे फेफड़े खराब नहीं होंगे। ओके। अगर जुकाम को आपको नहीं हुआ, सीधे फेफड़े में जाएगी। ओके, और कहने। मोस्टली मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 40 साल की, वो ये है कि जिन लोगों को जुकाम कम होता है, फेफड़े उन्हीं के खराब होते हैं। ओके, तो मेरे पास मतलब अस्थमा के, मतलब इस बीमारी में जिसको जुकाम हो रहा है उसे ये मान लेना चाहिए कि उसके फेफड़े खराब नहीं होने। नहीं होंगे, जिसको ओके। स्ट्रांगली स्ट्रांगली जुकाम के फीचर्स हो रहे हैं, वो उसको ज्यादा सेफ फील करना चाहिए। ओके, तो और सर मुझे मुझे अस्थमा के बारे में बहुत ऑथेंटिकली कह सकता हूँ। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं कि पहले डॉक्टर साहब जुकाम हुआ करता था, हाँ, और फिर मैंने जुकाम लेने वाली दवाइयां ली, हाँ, जुकाम तो बंद हो गया, अब अस्थमा हो गया। ओके, ओके। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। हम्म। अस्थमा तब होता है जब आपका जुकाम बंद कर देते हो आप किसी भी ओके, कंडीशन में। तो आजकल ये जो जुकाम बुखार में जो जुकाम हो रहा है, ये कितने दिन तक रहना चाहिए? मतलब इसको सेफ क्या मान लीजिए, कितने दिन तक रहे ये?
तो ठीक है। ये देखो, ये डिपेंड करता है आदमी की इम्यूनिटी पे। ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। ओके। ये जो आने वाली सर्दी में हुआ था उसमें 3 दिन में ठीक हो रहा था, 3 दिन ओके। 4 दिन 5 दिन में। ज्यादातर पुराना एक कहावत है हफ्ते वाली, हम्म। कि हफ्ता जुकाम इलाज कर लो तो हफ्ते में ठीक होता है, ना करो तो 7 दिन में ठीक होता है। पुरानी कहावत बनी हुई है 7 दिन में। हम्म। हम्म। 7 दिन मुझे लगता है एवरेज से ठीक है। हम्म। लेकिन कहीं कहीं पे ये एवरेज होती है। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि सभी वायरसेस एक जैसी बिहेव करेंगी। हम्म। आई हैव सीन पीपल गेटिंग क्योर्ड विद इन 2 days, हम्म। और आई हैव सीन पीपल गेटिंग क्योर्ड विद इन 1 month। हम्म। महीना महीना में चल रहे हैं। तो बहुत मतलब बहुत सारे। तो मतलब अगर महीना भर भी हो तो फिर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब बस इसमें इसमें सिर्फ एक ही बात ख्याल रखनी है, हम्म। आपको अदर कॉजेज ऑफ फीवर रूल आउट कर लेने हैं। हम्म। ये गलती नहीं करनी कि आप आंखें मूंद के बैठे रहो और वायरल हो ही ना, कुछ बीमारी हो जाए। ओके। ओके। उसमें बस कुछ ज्यादा ज्यादा टेस्टों की जरूरत नहीं है। हम्म। आजकल एक सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कौन जिसमें सी पता है? चलता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट। अच्छा, कंप्लीट सीबीसी। ब्लड काउंट के 2 फायदे हैं। हाँ। सीबीसी बोलते हैं उसको। हाँ। कंप्लीट ब्लड काउंट बहुत बहुत ही कॉमन सा टेस्ट है, अभी उस पर काउंटर लग गए हैं, बहुत हम्म। बढ़िया। 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। हम्म। तो उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है। ओके। अगर बैक्टीरियल है हम्म। तो उस सिचुएशन में हमको एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं हम लोग। वो ओके। भी करने की जरूरत हर हर पेशेंट में नहीं होती। ओके। आई एम नॉट सेइंग कि हर बैक्टीरियल डिजीज वाले पेशेंट को एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर लग रहा है कि पेशेंट उलझ सकता है हम्म। तो हम यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक। हम्म। दूसरा उसमें फायदा होगा प्लेटलेट्स का, अच्छा। क्योंकि जो जितने वायरल फीवर्स हैं सारे के सारे प्लेटलेट्स कम करते हैं, हम्म। जिसको हम बोलते हैं सेल कम हो गए। सेल कब हो गए? सेल कौन से कम होते हैं? कि जो भाई जो जो डेंजरस है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। प्लेटलेट्स एक पर्टिकुलर नंबर से जब नीचे जाती हैं तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ओके। क्योंकि बॉडी का जो ब्लीडिंग रोकने का प्रोसेस है उसमें प्लेटलेट्स यूज करती है बॉडी। ओके। अगर प्लेटलेट्स एक लिमिट से, वो भी बहुत वो लोअर लिमिट है 25,000 से भी नीचे, हम्म। जबकि इसका नॉर्मल काउंट जो मेरे ख्याल 1.5-2 लाख होता है। 1.5-2 लाख, हाँ। हम्म। तो सर ये जैसे तो अब ये उसको, हाँ, तो जैसे आपने बताया कि वायरल फीवर में अगर छींके आ रही है या नाक में पानी आ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, अच्छा साइन है। फिर सर ये जो हाँ, लोग, गुड साइन। हाँ, तो ये लोग, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आम जनता को, आम लोगों को कैसे पता चले कि उसके अंदर कभी कभी लग रहा हो कि मेरे छाती में कंजेशन हो रहा है, मेरे छाती में घड़र घड़र आवाज हो रही है, वो उसको डर लग रहा है, तो उसको कैसे पता चले कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा सीवियर नहीं है, कैसे पता चले ये? हमारे सबसे पहले रूल आउट करना है कि हमारा नाक तो नहीं बंद कहीं। ओके। नाक बंद होने से, या जो अपर रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस है, बड़े पैसेजेस ट्रेकिया है, जो सिंगल विंड हाँ। पाइप है, या हाँ। विंड पाइप की ब्रांचेज है, उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। हाँ। ब्रोंकाइटिस तक कोई खतरनाक नहीं है। ओके। अब आमतौर पे बॉडी ब्रोंकाइटिस के लेवल को रोक लेती है। ब्रोंकाइटिस में भी आपको सांस फूलेगा आपका थोड़ा सा, हम्म। और आपको खांसी बहुत जोर से आएगी, हम्म। बहुत जोर लगेगा खांसी खांसते हुए। हम्म। अगर आपका सिर्फ अब अपर रेस्पिरेटरी में है तो आपकी खांसी थोड़ी सी सुपरफिशियल होगी। हम्म। लेकिन जब नीचे जाती है इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, तो आपको खांसी बहुत जोर से आएगी, तो जोर लगेगा, जैसे आपका फेस रेड हो जाएगा, हम्म। बहुत जोर से खांसना पड़ेगा आपको। हम्म। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है वो बहुत डीप बन रहा है, तो अब निकालने के लिए बॉडी को जोर लगाना पड़ रहा ओके। है। एक ही मतलब है उसका। ओके। तो ये बड़ा जो जो पैसेजेस है वो वहां तक मोस्टली जाने देती है। नीचे नीचे आमतौर पे नीचे लंग्स तक जाने नहीं देती। ओके। ज्यादा से ज्यादा लंग तक जाएगी, कहीं थोड़ा बहुत तो छोटा मोटा निमोनिया की पैच होगी, वो उसके बारे में जैसे हमने कहा कि बहुत आदमी करने की जरूरत, हम्म। हम्म। जब तक आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। ओके। जो तो अगर, ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात है, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज ए वेरी टिकलिश इशू। हाँ, उसको ठीक है, उसको मेजर करना है, लेकिन उसको पागलों की तरह उसके पीछे नहीं पड़ जाना। पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना? नॉर्मली तो 100% या 99 या 98% होती है। हम्म। हम्म। 85% तक मोस्टली सिम्टम नहीं होते किसी को। हम्म। अब हम्म। उससे नीचे जाती है तो वो भी वेरिएशन परसेंट टू परसेंट डिफर करती है। हम्म। हम्म। तो वो तभी तभी सीरियस हो सकती है जब आपका हम्म। जो श्वास है बहुत ज्यादा फूल रहा है। हम्म। उसके लिए सबसे पहले काम करना है, हम्म। गरारे करने हैं, हाँ। नाक में सेलाइन नेजल ड्रॉप्स डालने हैं ताकि नाक बंद है आपका तो खुल जाए। हम्म। और दूसरे भी डाल सकते हैं, लेकिन दूसरे नेजल ड्रॉप्स कम डालने चाहिए क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। हम्म। जो मेडिकेटेड एयर ड्रॉप्स हैं हम्म। या नेजल ड्रॉप्स हैं, हम्म। उसकी थोड़ी हैबिट बन जाती है, इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक आध बार डालो 2 दिन में। हम्म। अगर बार बार डालने की जरूरत पड़ रही है, जो काम इतना ज्यादा है, तो वो सेलाइन नेजल ड्रॉप्स आती है, तो सिंपल सेलाइन है 0.9%। हम्म। उसको आप जितनी बार मर्जी डालो। हम्म। और अगर जुकाम बहुत ज्यादा नहीं है तो उसमें हम, वो अगर बहुत ज्यादा जुकाम है तो फिर तो घी डालने का फायदा नहीं कोई भी।
वो तो ओके। घी निकल जाएगा साथ ही साथ ही। लेकिन जुकाम अगर ज्यादा नहीं है, पुराने वाले केसेस में हम घी और बादाम का तेल हो ये भी डाल लेते हैं कभी कभार। और हर्बल हर्बल में भी अनु तेल और ये ऑयल्स हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स भी हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स भी हैं कुछ हर्बल हर्बल, वो भी वंडरफुल है। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं नाक को खुला रखना है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी से पहले, और गरारे करने, गार्गल्स करने। गार्गल्स 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी कर लो, गार्गल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गार्गल्स जरा स्टीम उससे गार्गल्स में क्या हल्दी डालते और हैं? नमक, हल्दी और नमक। हल्दी और नमक। तो हल्दी नमक नमक एक गिलास पानी में कितनी हल्दी कितना नमक? आधा 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 चम्मच हल्दी और पौना पौना चम्मच नमक। आधा थोड़ा सा नमक चम्मच तेज हल्दी, डालना होता है, आधा चम्मच हल्दी, और पौना चम्मच नमक। पौना चम्मच नमक, ये डाल के 2 से 3 बार गरारे किया जाए। हाँ, एक गिलास पानी से एक गिलास। थोड़ा सा गर्म पानी रखना है, हाँ जितना गर्म टॉलरेट किया जा सके। हाँ हाँ। बहुत हल्का कोसा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए गार्गल करने के लिए पानी। गर्म का मतलब जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, टॉलरेट कर देखना है जब मुंह जला नहीं लेना। सकते। तो जितना आप टॉलरेट कर सकते हो उतना, क्योंकि गर्म पानी से क्या होगा कि आपका जो म्यूकस होगा वो स्टिकी सा वो निकल जाएगा, और आपके ऊपर वाले पैसेजेस क्लीन हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन। तो सर नीचे वाले पैसेज को क्लीन करने के, हाँ 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 बताइए। तो नीचे वाले पैसेज को क्लीन करने के लिए जो है वो है स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना। ओके। भाप लेने के लिए आजकल बहुत सिंपल सा डिब्बा सा आ गया, वो बहुत सबसे बढ़िया है। वो डिब्बा रखो और प्लग लगाओ उसका, और सामने बैठ के भाप ले लो। भाप लेने में मैं एक अलर्ट करूंगा दोस्तों को कि भाप लेते हुए बहुत सारे लोग घबराहट मानती है उनको, वो करते क्या, सिर पे ले लेते हैं वो बड़ा पूरा। वो मत लीजिए, बहुत सारे लोग तो इसको टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको थोड़ी घबराहट होने लगती है, तो उसको वो जरूरत नहीं है। आप उसको जो डिब्बा है उसके आसपास में कपड़ा रख लीजिए, ऊपर से नंगा छोड़ दीजिए। ओके ओके। ताकि आपको ज्यादा वो जो भाप अपनी आपकी तरफ आने लगेगी, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। तो वो मोस्टली लोग टॉलरेट कर लेते हैं। अब बच्चों को या कुछ लोगों को, यंग लोगों को ऊपर कपड़ा डाल के भाप दोगे तो वो घबरा जाते हैं, तो साथ में उसमें एक्सीडेंट का भी डर रहता है कि वो ज्यादा गर्म होती है भाप, तो वो आप बता नहीं पाते। तो उसमें उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपने कपड़ा साइड में किया हुआ डिब्बे के, और अपना फेस आगे पीछे कर सकते हो। अगर ज्यादा गर्म है थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा कम गर्म है थोड़ा सा आगे हो जाओ, बस आपको थोड़ा सा बॉडी को मूव करना है। तो अगर ढंग से भाप ली जाए तो 2-3 बार भाप भी ले सकते हैं, 2-3 बार गरारे भी कर सकते हैं। वंडरफुल टूल है ये आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को क्लीन रखने के, क्योंकि ये जब भी इन्फेक्शन होगी तो सूजन होती है वहां, नाक से लेके श्वास प्रणाली की जो नलियां हैं उनमें उनमें सूजन हो जाती है। सूजन की वजह से वो उसमें पानी बनता है, म्यूकस बनता है, और वो नीचे जाता है बार बार आपको, फिर वो कुछ हिसाब का फिर नीचे तक पहुंच जाता है। अगर आप नीट एंड क्लीन रखोगे तो उसका क्या फायदा होगा, एक तो सूजन कम होगी, वो भाप गर्म है, आप उसका सूजन कम हो जाएगी। वो अब दूसरी बात तो क्लीनिंग में उसको, वो स्टिकी है उसकी स्टिकीनेस कम हो जाएगी, तो आपको बाहर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये 2 बड़े सिंपल टेक्निक है, गार्गल्स और भाप लेना। इसको बहुत लोग मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कुछ गार्गल कर रहे हो नहीं कर रहे। तो सर ये जो सिंपल बातें, ये जो आपने भाप लेने के लिए बोला है, ये सिंपल पानी का लेना है या कुछ और भी उसके अंदर डालना है? सिंपल पानी का ही ले लेते हैं। सिंपल पानी में थोड़ा सा ख्याल रखना है इसका, जिसमें आरओ का पानी नहीं डालना, क्योंकि आरओ के पानी तो वो डिब्बा चलता नहीं है। ओके। वो कंडक्टर, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि तो चल ही नहीं रहा, तो आरओ का पानी नहीं डालना उसमें। आरओ का पानी में कंडक्टिविटी नहीं होती उसकी, तो वो डिब्बा ऑन ही नहीं होता। ओके। तो वो लोग कई बार सोचते हैं डिब्बा खराब हो गया शायद, तो उसमें टूटी का पानी डालना है, टूटी का पानी, नॉर्मल पानी। ठीक है। तो उसमें आप डाल सकते हो यूकलिप्टस ऑयल। अगर आपके पास नीलगिरी का यूकलिप्टस ऑयल है तो उसकी कुछ बूंदे डाल सकते हैं, या हर्बल में आता है कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं हेलन, HALIN, हेलन कैप्सूल। नागार्जुन कंपनी का हेलन कैप्सूल है, ये बहुत बढ़िया। उसमें वो काट के उसका वो ड्रॉप से उसमें डिब्बे में डाल दें, उसमें थोड़ा सा उसका मेडिकेटेड तो सर वंडरफुल रिलीफ है इसका। ये जो एक अगर है कोई हेल्दी व्यक्ति है तो क्या वो भी ये स्टीम ले सकता है? बिल्कुल, हेल्दी व्यक्ति वो लेनी चाहिए, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार ले लो, ताकि हफ्ते के अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर कुछ मिट्टी और चीजें जमी होंगी तो वो बाहर आ जाएंगी। ओके ओके। अब सर एक दो बार हाँ। अब सर ये जिसको निमोनिया है उसको कैसे पता, उसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे कि उसे पता लगेगा कि अब ये सीवियर है? क्या सिम्टम आएंगे सीवियर निमोनिया में? वो उसकी बॉडी बताएगी उसको। सबसे बढ़िया बॉडी का जो टेस्ट वेस्ट होती है ना,
हाँ। टेस्ट वेट तो बाद की बात है, सबसे पहले आपकी बॉडी मैसेज देती है आपको। ठीक है। आपके अपनी बॉडी का मैसेज सुनो, अपनी बॉडी की को क्लोजली ऑब्जर्व करो। हम्म, आपको अगर बहुत ज्यादा सांस इतना ज्यादा चढ़ रहा है कि आपको हम्म, टॉयलेट नहीं हो रहा, हम्म, आपको सफोकेशन हो रही है, हम्म, तो आपको सोचना है हम्म, कि मुझे निमोनिया सिग्निफिकेंट है। उसके लिए सिर्फ एक्सरे करवाना है, ओके। सीटी स्कैन करवाने का कोई तुक नहीं है। हम्म, सीटी स्कैन करा के क्या करना चाहते हो आप? हम्म, मुझे कोई साइंस समझने में नहीं आई कि आप अब सब सीटी स्कैन कराया जा रहा हम्म, है, सो स्टूपिड। अब क्या करना, सीटी स्कैन में मान लिया आपने ढूंढ लिया निमोनिया, फिर क्या करोगे? निमोनिया तो एक्सरे में भी आ जाएगा। एक्सरे में जो नमूनिया नहीं आ रहा उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। ओके। एक्सरे में भी जो नमूनिया आ रहा है, पैच आ रहा है, वो भी बहुत छोटी होती है। ओके। ओके। पहली बात, छोटी सी पैच भी आ जाती है, वो भी ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर नमूनिया बहुत बड़ा है, ट्रीटमेंट के नाम पे जो इनके पास है, वो वायरल नमूनिया में है नहीं कुछ खास ज्यादा। ओके। वो वही वही कुछ है कि अब हम आपको सपोर्ट करेंगे बॉडी को, तो बॉडी अपने आप हील कर लेगी। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है। ओके। हमारी जो बॉडी है ये एक अजूबा है, हम्म, इसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, भूल जाते हैं हम अपने आप को। वैसे तो बहुत आस्तिक सोसाइटी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने नास्तिक हैं हम लोग हाँ, नास्तिक है कि सर। हमारी बॉडी जो है इतनी ज्यादा वंडरफुल, उसकी उसकी कैपेसिटी है हील करने की। अगर हम अपने नेचर से या भगवान से या किसी से जुड़ के रहें, तो इतनी उसकी पावर और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हम जो एंटी नेचर चीजें करते हैं उससे आपकी पावर कम हो जाती है। तो ये एक बहुत अजूबा है बॉडी। बॉडी को अगर सपोर्ट करें हम, तो बॉडी बड़े से बड़ी बीमारी, अब अगर बॉडी हार्ट की ब्लड वेसल्स खोल लेती है, आप इमेजिन करो, हम्म, उससे उससे ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है कुछ। हम्म, सबसे मुश्किल काम है, इतनी सी बहुत छोटी छोटी सी ब्लड वेसल है, उनको भी खोल लेती है, हम्म। हाँ कैंसर सर। को भी ठीक कर लेती है। तो डाइट क्या से निमोनिया क्यों नहीं ठीक कर सकेगी? अच्छी डाइट लेने से वो भी खुल जाती है। बिल्कुल, निमोनिया में भी यही इम्प्लीमेंट होगा। हम्म। अगर आप निमोनिया में अच्छी डाइट लोगे तो निमोनिया बॉडी अपने आप डील कर लेगी। और तो इनके सर। पास है क्या? हाँ, तो सर बेसिकली निमोनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं खानी चाहिए? वो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि हमको जो डाइजेस्ट होने वाला फूड बंद कर देना है। हाँ। क्योंकि जो फूड की डाइजेशन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, हम्म, जिसको जिसको पूरी बॉडी का जो 70% एनर्जी है हम्म, वो पूरी डाइजेशन में लग जाती है। हम्म, आपके पास 30% बचती है। हम्म, आप अगर नहीं खा रहे तो आपके पास 100% है। हम्म, तो वो 100% होगी तो वो आपको हील करना शुरू कर देगी। हम्म, आप वो चीजें मत खाओ जिसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, वो चीजें खाओ जिसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम्म। हम लिक्विड डाइट बोलते हैं। तो लिक्विड डाइट को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधी ब्लड में जाएगी। सर, कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं कि अगर आपको निमोनिया है तो आपको ऐसी डाइट नहीं लेनी, ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए जिसमें पानी ज्यादा हो। जैसे तरबूज है, ये नहीं खाना चाहिए। नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। आपका क्या कहना है? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कोई कोई ऐसी क्या क्या होगा उससे? पानी ज्यादा पीने से तो मतलब बॉडी बॉडी में पानी ज्यादा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी कोई मशीन मैकेनिकल मैकेनिक्स है। हम्म, बॉडी की लिविंग चीज है। हम्म, बॉडी को जो चाहिए होगा लेगी, नहीं चाहिए होगा नहीं लेगी, वो नहीं चाहिए होगा तो बाहर निकाल देगी। बहुत सारे लोग जो हैं, हमने किडनी वाले पेशेंट्स में बहुत देखा, जिनमें कहते हैं कि फ्रूट खाने से पोटेशियम बढ़ जाता है। हम्म, ये वो सब मना कर देते हैं। वो हमने देखा, कोई कोई बढ़ता बढ़ता नहीं है। बॉडी लिविंग चीज है। हम्म, बॉडी को अगर नहीं चाहिए तो वो लेती नहीं है। हम्म, लिविंग फूड से, पर्टिकुलरली लिविंग फूड से, हम्म, रॉ फूड से। हम्म। रॉ फूड और बॉडी की इंटेलिजेंस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ओके। डबल इंटेलिजेंस हो जाती है। रॉ हाँ। फूड भी इंटेलिजेंट है, हाँ। और हमारी बॉडी भी बॉडी भी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है। दोनों की इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज कर जाती है। हम्म, बॉडी रॉ फूड से तो लेती नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेगी वो। आपको पट्टी बाथरूम भागना पड़ेगा। हम्म, अगर आपने ज्यादा पी लिया, मान लीजिए कोई जूस ज्यादा पी लिया, हाँ, तो आपको लेटरिन जाना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा कुछ हम्म, नहीं होगा। बॉडी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हम्म, इसलिए डरने वरने, और जैसे डायबिटीज में कितने कितने सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाया गया हम्म, कि फ्रूट मत खाओ। हम्म, अब क्या निकल के सामने आया? हम्म, अब ये इन बातों से सीखना चाहिए ना हमको, कि कितनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स इन लोगों ने मारी हुई हैं। हम्म, वो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का इश्यू था, या ये फ्रूट्स वाला इश्यू है, या हम्म, शुगर वाला इश्यू है, हम्म, ऑयल्स वाला इश्यू है, हम्म, स्टैटिन्स वाला इश्यू है। हम्म, तो ये हमको सीखना चाहिए हम्म, कि एक साइंस के नाम पे हम्म, इतनी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल और इतनी ब्लंडर डाली गई कि जिसमें लाखों लोग अपनी उम्र से पहले मरे हैं। हम्म, हम्म, लाखों लोगों की मौत का कारण बनी है ये, और आज भी बन रहे हैं। हम्म, तो हमको सीखना चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है हमको। हम्म, हमको सभी अपनी आईज, आंखें आंखें कान नाक सब खोल के रखना है, और देखना है कि कहाँ पे हम्म, अच्छा ज्ञान उपलब्ध है।
वो आयुर्वेद में भी हो सकता है, होम्योपैथी में भी हो सकता है, नेचुरोपैथी में भी हो सकता है, एलोपैथी में भी हो सकता है। लेकिन हमको इंटेलिजेंटली यूज करना है उसको। हमको बेवकूफों की तरह हाँ, ब्लाइंडली फेथ करके नहीं जाना। ब्लाइंडली ब्लाइंड फेथ फेथ करने वाला कुछ बिल्कुल ब्लाइंड फेथ वाली सिचुएशन है नहीं। नहीं है। ब्लाइंड फेथ तब कर सकते हैं जब आगे बहुत सिंसियर लोग बैठे हों, बड़े हम्म लोग भलाई वाले। तो हम्म आगे तो बैठे हैं पूरे बिजनेसमैन। हम्म वो तो हम वो अपने अपना अपना हर 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 बिजनेस, हर पेशेंट को अपने बिजनेस के किल्ली से टांग देते हैं। हम्म वो देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कैसे सूट करता है। हम्म और जब इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इंडिया में हम्म कि आप डॉक्टर के पास जाओ, हम्म 10% डॉक्टर होंगे जो जो आपको अपने ढंग से देखेंगे, वो भी मुझे लग नहीं रहा कि इतने हैं। हम्म, 90% व्यक्ति आपको आपको अपने नजरिए से देखेंगे, हाँ डॉक्टर के नजरिए से, कि कि उनको क्या सूट करता है। उनको क्या सूट करता है, कैसे वो इनसे पैसे। आपको अपने नजरिए से नहीं देखेंगे। एक बात। तो इतना डेंजरस सिचुएशन हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में फेथ, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए कभी। हम्म ब्लाइंड फेथ करोगे तो धोखा हो जाएगा। हम्म इसलिए हमको जिस भी पैथी पे फेथ करना है, हम्म हमको थोड़ा इंटेलिजेंटली करना है। और इंटेलिजेंट होने के लिए इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो होती है वो कई मार खाई जाती है। ग्रुप बनाओ, हम्म आप जहां भी हो, हम्म अपने अपने परिवार से जुड़ के रहो, अपने समाज से जुड़ के रहो, अपने ग्रुप बना के रखो। हम्म मैं तो बहुत कह रहा हूँ दोस्तों को हम्म कि आप हेल्थ कमिटीज बनाओ हर जगह पे। हम्म जो अवेयर लोग हैं, जो पढ़ते बढ़ते रहते हैं, उनकी छोटी सी ग्रुप बना के रखो अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में। 5 लोगों की हेल्थ कमेटी बनी हुई है। हम्म अब जो भी बीमार हो गाँव में, तो हम्म सबसे पहले वो हेल्थ कमेटी आपको बुलाएं कि आप हम्म देखो इसके, इसको क्या चीज, क्या क्या कहाँ पे इलाज करवाना है इसका। हम्म हम्म तो वो आप अपने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़ ही दो। हम्म तो इंडिविजुअल जो अब वो घबरा जाता है, घबरा के वो सबसे पहले बड़े बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भागता है, हम्म जैसे आप अब भाग रहे हैं लोग। हम्म, हम्म, हाँ तो क्योंकि लोग, ये उसको क्योंकि ये लोग मुझे लगता नहीं कि वो समाज से, लोगों से जुड़े हुए हैं, या उनको थोड़ा बहुत अवेयर भी होना चाहिए। लोगों को आजकल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है लोगों का। जैसे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी भी कहते हैं कि आजकल डॉक्टर की या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस से ही आप हेल्थ ठीक कर सकते हैं आप अपनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आपको पहले आप खुद डिसाइड करना है कि मैंने क्या हेल्प लेनी है। हम्म और जैसे होलिस्टिक हेल्थ में हम लोग कह रहे हैं, हम्म हम जो होलिस्टिक हेल्थ का जो पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है यहाँ, हम्म उसमें हम सबसे पहले कहते हैं 4 चीजें पहले पूरी करो। हम्म पहले डाइट देखो कि आपकी डाइट ठीक है या नहीं ठीक है। हम्म नंबर 2 पे देखो कि मेडिसिनल प्लांट्स जो आपने यूज करने थे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मेडिसिनल हम्म प्लांट्स वंडरफुल हम्म एक एडिशन है हम्म डाइट में। हम्म ये दोनों जैसे जोड़े 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 भाई हैं ये दोनों, हम्म डाइट और मेडिसिनल प्लांट्स। हम्म तो नंबर 3 पे आप देखो कि आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो, हम्म आपका फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। अगर फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो आप बीमार होगे। हम्म और नंबर 4 पे आप देखो कि अपनी माइंड मैनेजमेंट ठीक कर रहे हो, कि आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो। हम्म आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है कि इतने ज्यादा लोग स्ट्रेस में है, हम्म वो स्ट्रेस उनको ठीक होने नहीं देता। हम्म ये 4 चीजें आपने खुद करनी है, इसमें हम्म कोई हेल्प नहीं चाहिए किसी की। हम्म ये 4 चीजों को पहले देखो, फिर 5वीं पे जाओ हम्म कि हमको हेल्प कहाँ से लेनी है। होम्योपैथी से लेनी है, आयुर्वेद में लेनी है, एलोपैथी में लेनी है, कहाँ लेनी है। और हम्म उसमें भी आप अपनी इंडिविजुअल उसमें डर को छोड़ दो, क्योंकि जिसका बच्चा बीमार है, जिसका भाई जब बाप बीमार है, वो तो इमोशनली इन्वॉल्व है। हम्म वो डिसाइड करेगा तो उसमें गलती हो जाएगी। हम्म आप अपने आसपास में एक ऐसे लोगों का हम्म एक इकाई बना के रखो। हम्म कोई कोई वो उनको बुलाओ पहले हम्म कि ये बीमार हो गया, अब ये प्रॉब्लम है, इसको अब क्या करें क्या करें। तो हम्म मुझे लगता है वो अगर फैसला होगा हम्म, तो वो शायद फैसला ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय लोगों को संगठित होने की बहुत जरूरत है। इस समय लोगों को सोशल डिस्टेंस को छोड़ना है और सोशली जुड़ के रहना है। बिल्कुल सोशल नियरनेस चाहिए, हाँ, सोशल नियरनेस चाहिए। वही चाहिए। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है लोगों को इस समय निमोनिया के बारे में। आप लास्ट कमेंट्स क्या देना चाहते हैं कि किस तरह से वो केयर करें अपनी, किस तरह से रहें ताकि इस बीमारी से ना डरें वो। नहीं, वही 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 ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, ये सब बातों बातों को प्रेजेंटेशन करना है। और बात में अगर आपको लग रहा है को निमोनिया हो रहा है, आपकी छाती में दर्द हो रही है, या आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सारी करने के बाद भी हम्म, आप गरारे में गार्गल भी कर रहे हो, स्टीम भी ले रहे हो, और एक चीज छूट गई, वो उसको बोलते हैं नेबुलाइजेशन। हाँ नेबुलाइजर मशीन होती है, बहुत बहुत सिंपल सी मशीन है वो। हाँ वो क्या करती है, लिक्विड को वो मिस्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम इनहेल कर सकते हैं। ओके तो मान लीजिए चक्कर चक्कर क्या होता है कि बहुत सारे लोग निमोनिया से पीड़ित नहीं है, बहुत सारे लोगों को एस्थमेटिक है। ओके मुझे पंजाब का तो पता, पंजाब में अस्थमा इतना कॉमन है
कि आपको वायरल इन्फेक्शन होगी तो साथ में आपकी वो वायरल आपकी जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम है वो एक्टिवेट हो जाती है। अस्थमा में क्या होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो नैरो हो जाते हैं और स्वोलन हो जाते हैं। उसके लिए जो ये जो नेबुलाइजेशन मैं बोल रहा हूँ, नेबुलाइजेशन इज ए वंडरफुल टूल। वो हम घर यूज कर सकते हैं। सिर्फ वो 1100-1200 रुपए की मशीन है, प्लग में लगाओ, उसके चैम्बर में 10 मिलीलीटर पानी डालता है, सेलाइन वाटर डालो जो बाहर बाहर आता है केमिस्ट शॉप पे, उसमें कुछ मेडिसिन डाल सकते हैं हम लोग। वो मेडिसिन अलग अलग पेशेंट की अलग अलग होंगी, उसमें हम अपने लोकल डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। उसमें सैल्ब्यूटामॉल आता है, उसमें स्टीरॉइड भी यूज हो सकते हैं अगर यूज करने की जरूरत है तो और उसमें एक मैं कल सुन रहा था, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 बूंद डाला जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए वंडरफुल क्लीनर। आपने नोट किया होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लोग बहुत क्लीनिंग करते हैं। तो उसमें अगर 10 ml में 2 ड्रॉप सिर्फ डालने हैं, बस ये गलती नहीं करनी, ज्यादा डालने, क्योंकि वो इरिटेंट होता है। 2 ड्रॉप्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डाल के उसको स्टीम बना के वो नेबुलाइजेशन दे देंगे तो उससे भी रिलीफ करेगा। और नेबुलाइजेशन प्लेन वाटर का भी दिया जा सकता है, जैसे हम भाप ले रहे हैं वैसे नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन मेडिसिन में भी हो सकता है, वो पेस्ट सेलाइन वाटर से भी हो सकती है। तो नेबुलाइजर मशीन हर घर में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में एक भी होगी तो बहुत है। आपके आपके आस पड़ोस में मिल करके एक मशीन नेबुलाइजेशन की रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई मेडिकल पर्सनल होगा तो उसके पास पड़ी होगी। नेबुलाइजेशन मशीन सच ए कॉमन थिंग, जैसे जो अस्थमा का पेशेंट है उनके घरों में अक्सर पड़ी है, वो अक्सर पड़ी है। और साथ में वो जो अस्थमा की, अगर एस्थमेटिक नॉन एस्थमेटिक है पेशेंट, या डॉक्टर को पता चल जाता है कि अस्थमा है, वीजिंग आती है उसमें, अस्थमा का और निमोनिया का डायग्नोसिस सिंपल स्टेथोस्कोप से हो जाता है। अब वो टूटियां लगा के देखो, यू कैन इजीली डायग्नोज कि अस्थमा का पेशेंट है या निमोनिया का पेशेंट है। अगर अस्थमा का पेशेंट वायरसेस की वजह से, जो फ्लू की वजह से वो प्रेसिपिटेट हो गया, तो उसमें फिर नेबुलाइजेशन इज ए वंडरफुल, तो वो मुझे लगता है करना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है निमोनिया है तो फिर पहले एक्सरे करवाओ। अगर एक्सरे में निमोनिया आ रहा है तो हॉस्पिटल जाओ, अगर वो भी जरूरत है तो। अगर एक्सरे में निमोनिया नहीं आ रहा तो डोंट गो टू द हॉस्पिटल। पहली बात तो कोई वायरस का टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई उसका फायदा नहीं होता, जस्ट ए यूजलेस टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक। ये रिसर्च टूल है, दिस इज बेसिकली ए रिसर्च टूल, दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टूल। इसको डायग्नोस करके क्या कर रहे हो आप? अपन ने सही गामा बचा रखा है पूरे पूरे दुनिया में और कंट्री में, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फ्लू हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं खास, फ्लू होना कोई ऐसा है। अगर फ्लू हो गया तो आपको निमोनिया है कि नहीं है। निमोनिया में पहले सिंपल एक्सरे कराओ, कहीं से भी एक्सरे हो जाता है। आजकल डिजिटल एक्सरे आ गया, इतना वंडरफुल एक्सरे है, वो 200 रुपए का एक्सरे हो जाता है। और एक्सरे में अगर आपका सिग्निफिकेंट निमोनिया बड़ा पैच आ रहा है, अपने पहले फैमिली डॉक्टर से पूछो, या जो भी आपको डॉक्टर दोस्त है आपका, उससे पूछो कि ये इतना सा निमोनिया को सिग्निफिकेंट है। अगर पैच सिंपल सी पैच आ रही छोटी सी और आपको थोड़ी सी सांस की मुश्किल हो रही, कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली हील हो जाना है। वायरल निमोनिया ऑटोमेटिकली हील, जैसे जुकाम हील होता है। और जो 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 बहुत बड़े निमोनिया होंगे वो बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। इतने सिग्निफिकेंट निमोनिया, इतने सिग्निफिकेंट निमोनिया बहुत कम होंगे कि आपको हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन इज द ओनली थिंग विच दे कैन ऑफर। बाकी वो जो करते हैं वो ज्यादातर उसमें रॉन्ग, गलत है वो। एक तरफ तो कहते हैं वो फ्लूइड देना नहीं, दूसरे ड्रिप में कितनी कितनी बोतलें चढ़ाते हैं वो, उसमें उल्टा उसमें रिस्क होता है कि आप ओवर हाइड्रेट हो सकते हो। और उसमें जितने टीके डालते हैं, जितनी दवाइयां डालते हैं, वो जो दुनिया भर की जो जो प्रोटोकॉल है उसमें उन्होंने पूरा कर देना है, वो पेशेंट को देखते ही नहीं। उनका जो प्रोटोकॉल बना होता है वो लिखा होता है, उनको सबको रेमडेसिविर भी देनी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी देनी है, तो स्टीरॉइड, अब स्टीरॉइड दे दोगे आप, यू आर जस्ट नॉकिंग आउट द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। अब जो नेचर कर रही थी उसको आपने लॉक कर दिया, तो क्या उसका मुझे ऐसा भी लगता है जितने लोग सांस की दिक्कत की वजह से या उन्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है इस वजह से भाग रहे हैं, उसमें अक्सर लोग ऐसे भी होंगे जो अस्थमा के पेशेंट है, जो हार्ट के पेशेंट है, किसी और सीवियर बीमारी है उन्हें, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। इससे भी ज्यादा माने, इवन पैनिक कैन कॉज डिस्ट्रेस। सिंपल पैनिक, अगर आप पैनिक हो रहे हो तो आपका श्वास की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। पैनिक इज नोन टू कॉज। अगर आदमी पैनिक ही है तो फिर उसको अपने आप को दूसरों पे छोड़ देना चाहिए, अपना फैसला खुद मत करे। जब पैनिक हो गया उसको, मान लीजिए उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसको पैनिक हो गया,
अब पैनिक में उसको चाहिए कि अब फैसला दूसरों पर छोड़े, खुद ना ले फैसला। खुद ना ले, ठीक है ठीक है। लोग आजकल इतने इगोइस्ट हैं, वो हम्म पैनिक भी खुद ही हो रहे थे, खुद ही फैसला ले रहे हैं। पैनिक में तो आप गलत फैसला लोगे। पैनिक में आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, फिर वहाँ लाखों का वहाँ बिल दे के आओगे, फिर वो रॉन्ग ट्रीटमेंट भी होगी, आपके मरने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जरूरत थी नहीं ट्रीटमेंट की, आपने अननेसेसरी ट्रीटमेंट ली, अननेसेसरी ड्रगिंग की, ड्रग्स के अपने साइड इफेक्ट्स। ऑल दीज ड्रग्स आर हाईली टॉक्सिक, चाहे वो ड्रॉक्सीक्लोरोक्विन है, चाहे वो एंटीवायरल रेमडेसिविर जैसी दवाइयां, हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, थोड़ी बहुत नहीं, हाईली टॉक्सिक है। उसकी उसकी सिर्फ उस पेशेंट में यूज करनी चाहिए जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का इश्यू बड़ा हो गया, आईसीयू में, नहीं तो नहीं यूज करनी चाहिए। क्योंकि निमोनिया जो है, वायरल निमोनियाज आर सेल्फ लिमिटिंग, वायरल निमोनिया सेल्फ लिमिटिंग, उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ओके। हाँ, अगर आपको कोई लग रहा है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रही है, कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर रहा है, तो फिर एंटीबायोटिक यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं तो हर को एंटीबायोटिक डाले जा रहे हैं। प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक, अब प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक का क्या तो है? प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक में क्या करोगे आप अपना गट फ्लोरा नॉकआउट कर दोगे। गट फ्लोरा पे नहीं इम्यूनिटी क्रिएट करनी थी, गट फ्लोरा के बारे में बॉदर नहीं करता मेडिकल प्रोफेशन। जब क्या प्रूव हो चुका है कि 80% जो हमारी इम्यूनिटी है वो गट में है, गट फ्लोरा की जाती है 80%, और ये उसको एंटीबायोटिक देके मार के खत्म, बड़े आराम से ब्रश कर देते हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं है। जिसकी आपने जिसने आपने अपना फ्लोरा खत्म कर दिया, वो दोस्त है हमारे, अब दोस्त मार दिए तो आप देख लो अकेले हो जाओगे, फिर जो आपसे 10 गुना बड़े हैं वो। डॉक्टर साहब, ये जो खादरवली जी बताते हैं कि गट्स इम्यूनिटी के लिए जो बताते हैं कि मिलेट्स जो है फर्मेंटेड खाएं, वो अच्छा है आपकी नजर से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो यूज कर रहे हैं इसको, पूरा डॉक्टर खादरवली का पूरा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं यहाँ। हम डीएपी, हमने यहाँ पे जो पटियाला में हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, उसमें डीएपी डाइट है डॉक्टर बसीर भाई चौधरी वाली। डीएपी डाइट के साथ हमने मिलेट्स कंबाइन किए हैं, मिलेट्स वाला पूरा प्रोटोकॉल डॉक्टर खादरवली का रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके। और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, और साथ में हम मेडिसिनल प्लांट्स की यूज कर रहे हैं, और बाकी कुछ और चीजें जो आयुर्वेदा से धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग। हमने वो जो प्रोटोकॉल कर दिया, डीएपी प्लस डॉक्टर खादरवली प्लस 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 प्लस, तो उससे रिजल्ट्स और अच्छे हो गए हैं। सर मैंने भी फर्मेंटेड मिलेट्स को 2.5 महीने मैंने भी खाया है, फर्मेंटेड मिलेट्स को। मैंने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। हाँ, गट्स इम्यूनिटी मैंने भी ठीक की है अपने, इसको खा के बहुत अच्छी है। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना समय हमें दिया और दर्शकों को बताया किस तरह से वो निमोनिया का केयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इससे काफी हेल्प उन्हें मिलेगी और काफी हद तक डर निकलेगा। और जो आपने बहुत अच्छी बात बताई वो ये बताई कि पैनिक होके लोग अपनी बीमारी में अगर परेशान है तो वो ये डिसीजन दूसरों पर दे कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है, ना कि अपने ऊपर लें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस तरह से हो सकता है सोसाइटी में रह के लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, और आगे आपसे ऐसी जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।